हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी 17वीं नंबर की टेस्ट सीरीज़ होने वाली है। बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट अब इधर कोशिश करेंगे डेली है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। 43 क्वेश्चंस लास्ट सीरीज़ में हो गया था, 44 नंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चंस हैं। तो आज देख लेते हैं कहाँ तक चलता है। बहुत लंबा नहीं करेंगे ताकि आप लोग को देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी हम 2 से 3 या 3 से 4 बना देंगे एक ही उसमें, ताकि आप लोग को देखने में इजी रहे, फटाफट आप लोग देख सको। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया, बट फिर भी मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगी। PDF लेते समय थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, बट कोई नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। और एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके कई क्वेश्चन से क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट सॉल्व करिए, लेट बिल्कुल मत करिए और अच्छे से इसको रिवाइज करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 नंबर का क्वेश्चन। बस आपका जो काम है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको। बाकी मेरा काम है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना, आपकी प्रैक्टिस कराना। तो चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं यहाँ पूछा नहीं थी। कौन सी ऐसी विशेषता थी जो 1919 की नहीं थी। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग इसी घोषणा में किया गया था। ये कह रहा है कि पहली बार ऐसा किया गया था, तो बिल्कुल किया गया था। पहली बार जो उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई थी इसी 1919 में की गई थी, 1900। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपको ये क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। सेकंड क्या कह रहा है। भारतीय कार्य की देखभाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। विषयों को पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय भागों में बांटा गया था। इसी के तहत क्या था, पहली बार इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय विषयों को पहली बार केंद्रीय एवं प्रांतीय भागों में बांटा गया था। चौथा क्या है, प्रांतों के लिए पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उत्तरदायी शासन की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई थी। वो आपका 1935 के तहत की गई थी। तो इसीलिए ये डी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे नहीं पूछा था तो डी गलत है, बाकी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या विचार करना 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में। यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट टाइम से मैं PDF लेने में थोड़ा सावधानी बरतूंगी ताकि ये ब्लर ना हो, आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। बस कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी सारे क्लियर हैं, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। बाकी मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से कि ठीक से रहे। अभी तो ये पूरा 150 क्वेश्चन के हैं, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बट नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं। 45वां नंबर का क्वेश्चन है। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यह पहला ऐसा नियम था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। ठीक है, देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्या है। पहली बार विधि निर्माण कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके एकदम राइट हैं। कि क्या था कि 1858 का अधिनियम जो था वो पूर्णतः खरा नहीं उतरा था अपने उस पर, तो जिसके कारण 3 वर्ष बाद ही क्या किया, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया। और यह ऐसा पहला अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। और पहली बार इस विधि निर्माण कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया था। ये कई बार पूछा हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1861 में क्या किया गया था, इसी अधिनियम के तहत पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आज का 3rd नंबर क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। मेयो के, लिटन के, डफरिन के, कि रिपन के। तो जो लॉर्ड रिपन है, इन्हीं को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, रिपन को। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन की दिशा में इन्होंने बहुत जो 1882 में, कब 1800, ये भी ध्यान रखना सन भी, कि 1882 में रिपन की सरकार के द्वारा ये स्थानीय स्वशासन के उसमें बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया था। और इसमें ये जो प्रस्ताव था, इसमें ग्रामीण, नगरीय और स्थानीय संस्थाओं के द्वारा अधिकांश सदस्य, चाहे जिसके गैर अधिकारी हों, स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित यहाँ पर की गई थी। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में इन्होंने लाया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला है, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। अच्छा, ठीक है, बढ़ा दिया गया, मान लेते हैं बढ़ा दिया गया।
सामरिक स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। इज इट ट्रू और नॉट? तो यस, ये राइट है। ठीक है, ये बी ऑप्शन भी आपका सही है। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। 1857 के बारे में बोल रहा है कि इसमें क्या किया गया कि अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा। तो सब सही है। ये डी ऑप्शन सी ऑप्शन गलत है कि अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति का यहाँ पे क्या किया था, सख्ती से पालन किया गया था। और 1914 तक कोई भी भारतीय, ये ध्यान रखिएगा, 1914 तक कोई भी भारतीय कभी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं उठा था। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, सुभाष चंद्र बोस या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी थे। कौन? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 1863 में, कब? 1863 में ये परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से, इंपॉर्टेंट है, बटलर समिति, निम्न में से किसका संबंध बटलर समिति से था? शिक्षा सुधार, रेल बजट, देशी रियासतें या रिजर्व बैंक? तो इसका संबंध किससे था गाइस? बटलर समिति का जो संबंध था वो देशी रियासतों से था। किससे संबंधित था? ये देशी रियासतों से संबंधित था। क्या हुआ था? बटलर, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप पूरा अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेंगे, बहुत उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेंगे, तो क्वेश्चन जब आएगा तो आपके दिमाग में हिट करेगा कि हाँ ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें याद रहेंगी। तो बटलर समिति जो थी वो 1929 में सर हरकोर्ट बटलर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? सर हरकोर्ट बटलर के द्वारा। सर हरकोर्ट बटलर के द्वारा 1929 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और इसमें क्या किया गया था, ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये किसके द्वारा? हरकोर्ट बटलर के द्वारा 1929 में प्रस्तुत की गई थी। और इसमें हरकोर्ट बटलर जो थे वो भारत मंत्री के द्वारा गठित देशी रियासत समिति में रियासत में इसमें क्या किया गया था? अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो भारत की जो देशी रियासतें थी और जो सर्वोच्च सत्ता के संबंध की इनका क्या काम था कि देशी रियासतों और जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके संबंधों की जाँच करना क्या था, इस समिति का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्या है? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई जो नीति थी उसके संबंध में कथन पर विचार करना और बताना है कौन सा यहाँ पर सत्य है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर सत्य है। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया गया। उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी गई। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन बहुत एकदम राइट है कि 1857 के पहले अंग्रेज जो थे वो भारतीय राज्य हड़पने का कोई अवसर नहीं चूकते थे उनका। तो लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद यह नीति छोड़ दी गई। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि ये जो उत्तराधिकार संबंधी गोद लेने के अधिकार को भी मान्यता दे दी गई और भविष्य में उनके राज्यों का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने के पीछे मूल कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करना, भारतीय सरकार द्वारा किया गया दमन, शिमला समझौते की असफलता, जापानी हमले से सुरक्षा। तो यहाँ पे क्या था इसका मतलब उद्देश्य? तो क्या था? ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करना। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो किया गया था इनके द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो वहाँ पर इनका क्या था? ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करना। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1939 में उस समय जो वायसराय थे वो थे लिन लिथगो। उस समय जो वायसराय थे लिन लिथगो थे। तो उन्होंने घोषणा की कि भारत भी क्या करेगा? सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल है। लिन लिथगो ने घोषणा की कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल है। और वायसराय ने इस घोषणा से पहले किसी भी राजनीतिक दल से सलाह मशवरा परामर्श नहीं किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए क्या किया? 1940 में अहिंसात्मक, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। तो ये इसका मकसद था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला
कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881, कौन सा एक्ट है? 1881, भारत में श्रम सुधार, और ये कैसा है? श्रम सुधार संबंधी पहला जो कानून था, पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो था 1881 मुख्यतः किससे संबंधित था? बाल श्रम सुधार से, महिला श्रम सुधार से, कार्य के समय से, कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा से, ये किससे संबंधित था? तो ये गाइस संबंधित था बाल श्रम सुधार से संबंधित था। पहला जो हुआ था बाल श्रम सुधार से संबंधित था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब बनाया गया था? तो आपका आंसर है 1881 में बनाया गया था। और ये किससे संबंधित था? दूसरा क्वेश्चन बाल श्रम सुधार से संबंधित था। इसमें ये कहा गया था, इस एक्ट में क्या कहा गया था कि 7 वर्ष से कम उम्र, 7 वर्षीय जो कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनको कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। और 7 से जो 12 वर्ष तक के बच्चे हैं, 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे जो होंगे, उन्हें 9 घंटे से अधिक काम उनसे नहीं लिया जाएगा। तो ये संबंधित था बाल श्रम सुधार से। नेक्स्ट, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? मजदूर आंदोलन, भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा चलाया गया आंदोलन, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव या ईसाई मिशनरियों का दबाव। ये किससे संबंधित था? तो ये ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव से संबंधित था। 19वीं सदी में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया श्रम सुधार था, उसका जो मेन कारण था, मुख्य कारण था, वो ब्रिटिश उद्योगपतियों का क्या था? दबाव था। ये यहाँ पर जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे, उनको मजबूर किया गया कि वे श्रम सुधारों के लिए दबाव डालें, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत में मजदूरी जो कम है, उसके कारण भारतीय उद्योगपति भारतीय बाजार में उन्हें जल्द ही प्रतियोगिता से क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये भी स्टार बनाइए, इंपॉर्टेंट है। तो किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। एक्चुअली हुआ क्या था 1835 में? 1835 में जो चार्ल्स मेटकॉफ थे, इन्होंने भारतीय प्रेस को जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे उनसे मुक्त कर दिया था, और इसीलिए क्या किया गया? इनको चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल के संबंध में कथन पर विचार करना है कि कौन सा सत्य है? यह मुख्य रूप से अंग्रेज अपराधियों के मामलों पर भारत के जजों द्वारा सुनवाई से संबंधित था, ठीक है। इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और भारतीयों के बीच जातीय भेदभाव दूर करना था। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पूर्णतः सत्य हैं। कि क्या हुआ था? इल्बर्ट बिल जो उस समय वायसराय के विधि सदस्य थे, सर सीपी इल्बर्ट, इन्होंने 1883 में इल्बर्ट बिल क्या किया गया था? पेश किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो सरकारी अधिकारी हैं और जो भारतीय प्रजा हैं, उनके बीच के जातीय भेदभाव को क्या कर देना? दूर करना था। और मुख्य रूप से अंग्रेज अपराधी के जो मामले थे, उन पर भारत के जजों द्वारा सुनवाई से ये संबंधित था। अंग्रेजों ने क्या किया? इस बिल का पूर्ण रूप से विरोध किया, क्योंकि वे किसी भी भारतीय जज से अपने केस की सुनवाई नहीं करना चाहते थे। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 56 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? कि 1857 की महान क्रांति से संबंधित घटनाओं में सबसे पहले होने वाली घटना कौन थी? मंगल पांडे की मृत्यु, मेरठ में क्रांति, लखनऊ में आंदोलन, कानपुर में क्रांति। अगर आपको सन क्लियर है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये आपका आंसर गलत। वैसे हुआ था तो सब उसी में, लेकिन डेट थोड़ा अलग है। 1857, जैसे कि मंगल पांडे की मृत्यु कब हुई थी? 8 मार्च 1857, ठीक है। और इनकी जो मेरठ में क्रांति है वो 10 मई को हुई थी। मेरठ में क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी। और अगर बात करें कि लखनऊ में आंदोलन जो हुआ था वो 30 मई को हुआ था। 30 मई को यहाँ पर हुआ था और 6 जून को कानपुर में हुआ था। तो इस तरीके से मतलब क्रमशः ABCD ही है आपका कि पहले जो घटना हुई थी वो मंगल पांडे की मृत्यु हुई थी। तो 8 मार्च को मंगल पांडे जी की मृत्यु हुई थी। मेरठ में क्रांति हुई थी 10 मई को, मेरठ में क्रांति 10 मई को, और लखनऊ में 30 मई को, 6 जून को कानपुर में क्रांति। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, दीवान चमन लाल। किसके द्वारा की गई थी ये गाइस? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो राष्ट्रवादी नेता थे वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी और यही इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जस्टिस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो नायर हैं, TN नायर, ठीक है, P त्यागराज और मुरलीधर, ये यहाँ पे तीनों शामिल थे। दीवान चमनलाल इसमें शामिल नहीं थे। दीवान चमनलाल इसमें शामिल नहीं थे। जस्टिस पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1916 में, जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में कहाँ हुई थी? मद्रास, जो आधुनिक चेन्नई से जानते हैं, मद्रास में हुई थी। और इनके संस्थापक में TN नायर थे, P त्यागराज थे और C जनेसा मुरलीधर थे। इसका वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो जस्टिस पार्टी का अगर वास्तविक नाम देखा जाए तो दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन था। क्या था? दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन था। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो था एक जाति आधारित आंदोलन को संचालित करने के लिए ये संगठित किया गया था, ये संगठन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पारसी सुधार आंदोलन में शामिल नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट है। नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली, मैडम भीखाजी कामा। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो यही भीखाजी कामा शामिल नहीं थी। नौरोजी फरदोन जी भी थे, नौरोजी भी थे और एस बंगाली भी थे, ये सभी थे। और इसकी शुरुआत, अगर पारसी सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1851 में हुई थी, ये भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 में लॉर्ड लिटन, 1878, ये ध्यान रखना 78, और किसका नाम है? लिटन का नाम आया है। इनके द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है। एक दिन मैं क्या करूँगी, अभी तक जितने गवर्नर जनरल आए हैं, ठीक है, वो 1857 से लेकर के 1857 या फिर उसके पहले, ठीक है, उसके पहले से पूरे जितने भी गवर्नर जनरल जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैं क्रमशः जो भी 30 से 35 जो भी होंगे वे सारे मैं ला करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगी, ठीक है। और उनके साथ उन गवर्नर जनरल के टाइम में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट काम किए गए वो सारे हम एक ही उसमें एक लेक्चर के माध्यम से सारा डिस्कस कर लेंगे। और वो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके कई क्वेश्चन फंसेंगे, चाहे जो भी एग्ज़ाम आपका हो, ठीक है, चाहे UPSC हो, PCS हो या कोई भी स्टेट PCS कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आपका बहुत ही रामबाण इलाज होने वाला है, वो जरूर देखिएगा। और वो हम जल्दी लाने वाले हैं, ठीक है, और बहुत मस्त होने वाला है वो आपका लेक्चर। चलिए, ये क्या क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे? 1878 में लिटन के द्वारा जो वर्नाकुलर, तो ये ध्यान रखना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा है? इनके द्वारा है, लिटन के द्वारा। तो इसमें बताना है कि, एक मिनट, इस क्वेश्चन का ये कई बार क्वेश्चन हो गया है, एक मिनट चलते हैं नीचे, 60वां नंबर क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा सत्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आधार, एक मिनट क्या लिखा है, इसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा तब पता चलेगा। हाँ, पता नहीं क्या लिखा है, आज़ादी पर। हाँ, इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आज़ादी पर कड़ी बंदिशें लगाई, ठीक है। यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लगाया गया था। तो हमें बताना है इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका राइट है वो केवल एक सही है कि 1878 में क्या हुआ था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? कि जो भारतीय प्रेस थी उसकी जो आज़ादी है उसको कम करने के लिए, भारतीय प्रेस की जो आज़ादी है उसको कम करने के लिए लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में ये लगाया गया था, ठीक है। और इसमें भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे इनकी आज़ादी पर बहुत सारी बंदिशें लगाई गई थी। तो ये किसके द्वारा? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये अमृत बाजार पत्रिका के लिए नहीं लगाई गई थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसके तहत बहुत सारे समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया गया था। तो केवल एक सही है। यानडबू की संधि, यानडबू की संधि किसके बीच हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश अफगानिस्तान, वर्मा, ब्रिटिश नेपाल, ब्रिटिश तथा भूटान किसके मध्य हुई थी? तो ये ब्रिटिश और वर्मा की, यानडबू की संधि जो हुई थी वो ब्रिटिश और वर्मा के, एक्चुअली हुआ क्या था 1824 में, 1824 में ब्रिटिश भारत के जो शासक हैं उन्होंने वर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1824 में ब्रिटिशों ने क्या किया? वर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, और जब इसी युद्ध को शांत करने के लिए, समाप्त करने के लिए यानडाबू की संधि के द्वारा फरवरी 1826 में दोनों के बीच क्या की गई? शांति स्थापित की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अफगानिस्तान के खनिज संसाधन पर कब्जा, साम्राज्य विस्तार की इच्छा, रूस की सामरिक चुनौती का सामना करना, फ्रांस को मध्य एशिया के व्यापारिक गतिविधियों से बाहर करना। तो यहाँ पे क्या राइट होगा? तो ब्रिटिश भारत की जो सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का प्रमुख उद्देश्य था वो था रूस की सामरिक चुनौती का क्या करना? सामना करना। तो इस क्वेश्चन को बहुत डीपली नहीं डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी को, ताकि आपके माइंड में केवल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहे। नरेंद्र मंडल संस्था के संबंध में बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है। नरेंद्र मंडल संस्था की स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की सिफारिश पर हुई थी, ठीक है। भारतीय देशी रियासत के विभिन्न प्रतिनिधि शासक नरेंद्र मंडल के सदस्य थे। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपका सही है। नरेंद्र मंडल जो संस्था थी इसकी स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है उसी की सिफारिश के अनुसार हुई थी, और जो शाही ऐलान था 8 फरवरी 1921 इसी में ये हुई थी, ठीक है। और इसमें भारतीय देशी रियासत के जो विभिन्न प्रतिनिधि थे वो शासक नरेंद्र मंडल के सदस्य थे, और वायसराय इसका क्या होता था? अध्यक्ष होता था, और हर साल राजाओं में से इसके चांसलर और प्रो चांसलर का चुनाव किया जाता था। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्टोंग समिति से, ये स्टार बना लीजिए। किसका संबंध हार्टोंग समिति से था? शिक्षा सुधार, देशी रियासत के साथ, सैन्य पुनर्गठन, या जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित था? इसका संबंध जो था हार्टोंग समिति का संबंध शिक्षा सुधार से था, एजुकेशन, शिक्षा सुधार से इसका संबंध था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो हार्टोंग समिति थी ये 1929 में, हार्टोंग समिति का गठन 1929 में जो भारतीय परिनीति आयोग ने क्या किया था, जो भारतीय परिनीति आयोग है उसी ने सर फिलिप हार्टोंग जो थे इन्हीं के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। और शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इस हार्टोंग समिति ने किस शिक्षा की बात की? प्राथमिक शिक्षा की। किसकी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना है, प्राथमिक शिक्षा के महत्व की बात इसमें की गई थी। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किस तिथि से प्रभावी हुआ था? तो ये ध्यान रखना, 16 अक्टूबर 1905। कब से प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के टाइम में हुआ था। कर्जन के टाइम में ही बंगाल विभाजन हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, 19 जुलाई, कर्जन ने क्या किया, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। यहाँ पे बोला कब प्रभावी हुआ, लेकिन ये भी ध्यान रखना घोषणा कब की। तो 19 जुलाई 1905 को इन्होंने घोषणा की, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इस स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 में की गई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में, और यहाँ पर बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया था। फिर क्या होता, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होने के साथ ही ये विभाजन जो प्रभावी हो जाता। तो इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेश बांधो समिति का गठन किस आंदोलन के समय हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल, सविनय या भारत छोड़ो आंदोलन? तो स्वदेश बांधो समिति है तो स्वदेशी आंदोलन के समय हुआ था। और ये स्वदेश बांधो समिति की स्थापना जो थी, ये ध्यान रखना है, किसने की थी? स्वदेश बांधो समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। अश्वनी कुमार दत्त ने, ये पूछता है किसने की थी। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी, ठीक है। इसके अंतर्गत ही सर्वप्रथम यह कही गई थी कि भारतीयों के लिए स्वयं का संविधान होना चाहिए। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम राइट है कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा, ध्यान रखना, कब हुई थी? कभी कभी 1940 के साथ ये मंथ अलग दे देता है, तो 8 अगस्त भी आपको याद रखना, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड लिनलिथगो उन्हीं ने की थी। और इन प्रस्तावों के द्वारा क्या कहा गया था कि भारत में जो रहने वाले अल्पसंख्यक हैं उनको वे चीज़ें प्राप्त हो गईं जिनकी उन्हें अपेक्षा भी नहीं थी। और इस प्रस्ताव के अंतर्गत ही यह बात भी कही थी सबसे पहले कि भारतीयों के लिए स्वयं का क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्णय के प्रमुख प्रावधान के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या को 2 गुना करने की योजना थी। अच्छा, ठीक है, 2 गुना करने की योजना थी। मुसलमान, सिख एवं भारतीय ईसाइयों के साथ हरिजनों के लिए भी हिंदुओं से अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। तो यहाँ पे बताना क्या है, 1 मिनट,
उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं। जो सांप्रदायिक निर्णय था जैसे कि 1932, तो 1932 को सांप्रदायिक निर्णय 1932 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड, एक मिनट फिर से लिख दे रही हूँ, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय। तो सांप्रदायिक निर्णय के जो प्रमुख प्रावधान थे उसमें क्या था कि जो प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा की जो सदस्य संख्या है उसको 2 गुना करने की योजना इसमें शामिल थी, और मुसलमान, सिख और जो भारतीय ईसाई थे उनके साथ हरिजन के लिए भी हिंदुओं से अलग निर्वाचन और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? भवानी मंदिर, युगांतर, संध्या, वंदे मातरम। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? वंदे मातरम भगत सिंह का नहीं है, बल्कि वंदे मातरम की जो रचना है वो मैडम भीखाजी कामा ने की थी। वंदे मातरम की रचना भीखाजी कामा ने की थी, वो भी कहाँ की थी? लंदन में की थी, ये भी ध्यान रखना है। और संध्या किसका है? ब्रह्म बंदोपाध्याय का है। युगांतर बारिंद्र कुमार घोष का है। भवानी मंदिर अरविंद घोष का है। नेक्स्ट, भारत माता नाम से अखबार किसने निकाला था? अजीत सिंह, उपयुक्त सभी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो किसने निकाला था? अजीत सिंह ने निकाला था। भारत माता नाम से अखबार अजीत सिंह ने किया था। अजीत सिंह ने क्या किया? लाहौर में, कहाँ पर? अजीत सिंह ने लाहौर में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेता जो मैं लिख रही हूँ, अंजुमन ए मोहिब्बान ए वतन, अंजुमन ए मोहिब्बान ए वतन। इन्होंने इस नाम की एक संस्था अजीत सिंह ने क्या की थी? स्थापना की थी, इस संस्था की स्थापना की थी, और भारत माता नामक अखबार निकाला था। नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन के समय काबुल, अफगानिस्तान में दिसंबर 1915 में स्थापित अंतरिम भारत सरकार में प्रधानमंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अफगानिस्तान काबुल में दिसंबर 1915 में जो स्थापित अंतरिम भारत सरकार था, भारत सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्लाह, अब्दुल्ला, मोहम्मद अली, राजा महेंद्र प्रताप। तो कौन हो जाएंगे इसमें? आंसर डी हो जाए, सॉरी मिनट, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन यहाँ पे अंतरिम भारत सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय जो थे वो कौन थे? तो अगर बात करूं कि यहाँ पे काबुल में जो प्रथम चरण का जो क्रांतिकारी आंदोलन था उस समय काबुल अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने क्या किया था? जर्मनी के सहयोग से दिसंबर 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, और इनमें जो सहयोगी सदस्य थे ये मौलाना अब्दुल्लाह, बशीर, शमशेर, खुदा बख्श, ये सारे थे। लेकिन जो बरकतुल्लाह हैं ये अस्थाई सरकार में प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे प्रधानमंत्री पूछा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे क्या पूछा? प्रधानमंत्री पूछा। तो बरकतुल्लाह यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर स्थापना की बात करें तो वो कौन थे? जर्मनी के सहयोग से स्थापना जिसने की थी वो थे राजा महेंद्र। तो ये ध्यान रखना इस, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सी होगा। नेक्स्ट, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मौलाना अब्दुल्ला, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महेंद्र प्रताप, मैडम कामा। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना थी ये 1905 में लंदन में की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में पूछ सकता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? तो ये भी ध्यान रखना, लंदन में की थी। कब की थी? 1905 में की थी। ठीक है, और इसे इंडिया हाउस की संज्ञा दी जाती है, इंडिया हाउस की संज्ञा की दी जाती है। और इसमें जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अब्दुल्ला सुहारवर्दी। और इंडियन होम रूल सोसाइटी ने क्या किया था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी निकाली थी। नेक्स्ट है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट है तो इसको भी स्टार बनाना है। सोहन सिंह भाखना जो थे वो, ये भी पूछता है गदर पार्टी जो सोहन सिंह ने की थी स्थापना वो कहाँ की थी? तो अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में की थी। तो यहाँ पे 1913 में क्या किया था? लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे पूछा, स्थापना नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे, लेकिन इसकी स्थापना जो की थी वो किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने की थी। लाला हरदयाल जो थे इस पार्टी के प्रचार विभाग के सचिव थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग था। एकदम राइट ऑप्शन है ये। इसी समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन एकदम राइट हैं। ठीक है, तो इसमें जो 1911 में दिल्ली में क्या होता है, एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, आयोजन जो था वो किसके स्वागत में किया गया था, जो उस समय इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम। ये भी ध्यान रखना कौन से जॉर्ज थे, तो जॉर्ज पंचम जो थे उनके, और जो महारानी मेरी थी उन्हीं के स्वागत में किया गया था। उस समय वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, इस दरबार में ही क्या की गई थी, जो बंगाल विभाजन थी उसी को बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई थी, और राजधानी को दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा हुई थी। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। 75वां नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी। अंबिका चंद्र मजूमदार, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने की थी अध्यक्षता, तो किए थे अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया था। पहले ये ध्यान रखना 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसी में क्या किया गया था, जो गरम दल थे और नरम दल इनको साथ लाया गया था, और इसी लखनऊ अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्ति का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसमें जो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा जो की जा रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व थी उसकी मांग को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। उन्होंने मूर्ति पूजा और निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का विरोध किया। ठीक है, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलाया। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। तो यहाँ पे बताना है कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन एकदम राइट हैं आपके। नेक्स्ट है 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना, एकेश्वरवाद को शिक्षा देना। अच्छा ठीक है, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ब्रह्म समाज बोल रहा है ना, तो ये तो ध्यान रखना है। बंगाल धार्मिक कुरीतियों में सुधार करना, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। और ये ब्रह्म समाज जो हुआ था इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा चलाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी। तो विष्णु शास्त्री पंडित, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले किसके द्वारा की गई थी। तो विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा विधवा विवाह समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1850 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किन समूहों की भागीदारी रही। किसान की, जमींदार की, धर्मोपदेशक, पंडित और मौलवी की, या उपर्युक्त सभी की। तो किसकी थी, यहाँ पे सभी थे। यहाँ पे 1857 की क्रांति में किसान, दस्तकार, जमींदार, मुखिया लोगों के साथ साथ जो धर्मगुरु थे, फकीर थे, इन सभी ने हेल्प की थी। जब देशी शासकों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो वहाँ पे तो जो लोग इन लोगों पर निर्भर थे वो गरीबी के चंगुल में क्या कर जाकर के फंस जाते हैं। ठीक है, तब ये जो धर्मोपदेशक, पंडित और मौलवी जो ये महसूस कर रहे थे कि उनका पूरा भविष्य खतरे में है, तो ये विदेशी शासन के प्रति घृणा पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आपको ध्यान रखना। 1857 के विद्रोह का आरंभ यूपी के किस जनपद से हुआ था। तो कहाँ से हुआ था, ये मेरठ से हुआ था। मेरठ जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ से कैसे। तो मेरठ जो हुआ था विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को ये मेरठ में हुआ। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के संबंध में बताना है कौन सा सुमेलित है। नाना साहब कहाँ से थे, बेगम हजरत महल, महारानी लक्ष्मीबाई। तो जो पहले पता हो वो क्लियर कर लीजिए। लक्ष्मीबाई झांसी से हो जाएंगे, कुंवर सिंह बिहार से हो जाएंगे, नाना साहब कानपुर से हो जाएंगे, बेगम हजरत महल लखनऊ से हो जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था। तो किस पर किया था, दिल्ली पर इन्होंने क्या किया था, दोबारा कब्जा किया था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया था। तो किसने साथ दिया था ये हमें बताना है। ब्रिटिश के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, नेपाल के राजा। तो इन सभी ने क्या किया था, इन सभी ने ब्रिटिशों का क्या किया था, साथ दिया था। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर,
ठीक है, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिंह शासक, ये सभी इनका क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है 19वीं और 20वीं सदी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा। रेलवे, तार, सेना, डाक व्यवस्था, किन का योगदान था। तो यहाँ पे रेलवे का था, ठीक है, तार का था और डाक व्यवस्था का था, सेना का नहीं था 19वीं और 20वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के संबंध में बताना है कि कौन सा सत्य है। ठीक है, डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, क्रिप्स मिशन। युद्ध की समाप्ति के बाद नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों सही है। क्रिप्स मिशन जो स्टैफोर्ड क्रिप्स था, उसी के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। यह मिशन जो क्रिप्स मिशन है वो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत का जो राजनीतिक गतिरोध है उसको दूर करना इसका उद्देश्य था। और इसमें और क्या क्या प्रावधान थे इस मिशन के कि डोमिनियन राज्य का जो दर्जा है उसके साथ क्या करना है, एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और युद्ध की समाप्ति के बाद नया संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री परिषद का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। नेक्स्ट, सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दिया गया था। तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है ये सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का अगर संबंध पूछे तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसी की स्थापना से है, जिसे लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। और इसमें बताया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो एओ ह्यूम का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि जो शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहा असंतोष है उसको सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बनाना था। ठीक है, और ये असंतुष्ट जो राष्ट्रवादी शिक्षित वर्ग तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को क्या करना चाहते थे, रोकना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा कहाँ से दिया गया था, तो कहाँ से, सिंगापुर से। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कई बार, और ये करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की जब जयंती मनाई जाती है तो उसमें से आपको रिलेट करके क्वेश्चन हिस्ट्री का बना सकता है। तो क्या करना है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो पनडुब्बी के द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचते हैं और वहां पर इन्होंने दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था। ठीक है, और 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज और इंडियन लीग की कमान को भी संभालते हैं। और आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही सुभाष चंद्र बोस हैं इनको नेताजी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही इनके अनुयायियों को जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साइमन कमीशन की सिफारिशों में शामिल नहीं था, क्या नहीं था साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन 1927 में गठन किया गया था, 1928 में भारत आया था। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या है साइमन कमीशन। तो और इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1930, देख लेते। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन करना। अच्छा, भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए, केंद्र में भारतीयों के लिए संघीय संविधान होना चाहिए, केंद्र में कोई भी उत्तरदायी दायित्व ना प्रदान किया जाए। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन क्या है, ये नहीं, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन इसने ये नहीं कहा था। नेक्स्ट 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, कौन सा सत्य है बताना है। और इसके कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता एओ ह्यूम ने की थी, तो ये गलत है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो केवल एक आपका सही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो एओ ह्यूम के द्वारा दिसंबर 1885 में हुई थी। और इसका जो अधिवेशन था वो कहाँ किया गया था, पहला अधिवेशन बम्बई में किया गया था। पहला अधिवेशन कहाँ किया गया था, बम्बई में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने, पहली अध्यक्षता जो की थी WC बनर्जी ने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, इंडिया नामक एक पत्र किसके द्वारा आरंभ किया गया था, महात्मा गांधी, बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मोतीलाल नेहरू, किसके द्वारा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये पत्रिका जो है ये आरंभ की गई थी। इंडिया नामक एक पत्रिका किसके द्वारा आरंभ की गई थी, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये पत्रिका निकालना आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मॉन्टेग्यू घोषणा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर निर्मित किया गया था। ठीक है, इस एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई थी। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू ने संसद द्वारा
इसमें 1919 भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, इसी में मॉन्टेग्यू घोषणा मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड के आधार पर इसे किया गया था। और इसमें 1919 के द्वारा 1919 की जो भारत सरकार अधिनियम है, इसी के नाम से प्रसिद्ध इस एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 95 से लेकर के जो नेक्स्ट सीरीज़ रहेगी उसमें 150 क्वेश्चन हम लोग फिनिश कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।